हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का शिव नारायण एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फंडामेंटल राइट का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं और पार्ट 4 में आज हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22। यदि इससे पहले आपने फंडामेंटल राइट का तीनों वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और फंडामेंटल राइट में ये स्वतंत्रता का अधिकार में मैंने आर्टिकल 19 पढ़ा दिया है। उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में इसका दिया हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल से आर्टिकल 19 बताया है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 20, 21, 22। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें क्या है देखते हैं। आर्टिकल 20 का 1 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के आधार पर ही, किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन, यहाँ पे देखिए गौर कीजिएगा, विधि के उल्लंघन के आधार पर ही दंडित किया जाएगा यदि तत्कालीन विधि में उस कार्य को अपराध घोषित किया गया हो। मतलब क्या हुआ? सपोज मान लेते हैं कि मैंने एक अपराध किया लेकिन विधि के उल्लंघन में वो नहीं आ रहा है। मैंने किया है, एक क्राइम किया, पर विधि के उल्लंघन में, वो विधि के अंतर्गत उसे परिभाषित नहीं किया गया है कि ये एक अपराध है, तो हमें प्रशासन अरेस्ट नहीं कर सकती है। क्योंकि विधि के उल्लंघन मतलब विधि में अगर है ही नहीं और मैंने किया तो वो अपराध नहीं हुआ, तो प्रशासन हमें अरेस्ट नहीं कर सकती है। आधार पर ही दंडित किया जाएगा, मतलब विधि के उल्लंघन होगा तभी उसे क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। यदि तत्कालीन विधि में उस कार्य को अपराध घोषित किया गया हो, यदि उसे अपराध माना गया हो, तभी हमें क्या हो? दंडित किया जाएगा प्रशासन के द्वारा, कानून के द्वारा हमें सजा दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। ठीक है। किसी व्यक्ति को आपराधिक घटना के बाद विधि बनाकर दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि वही दंड दिया जाएगा जो पूर्व से हो। मतलब मैंने आपको क्या समझाया कि मैंने एक क्राइम कर दिया पर विधि के उल्लंघन में वो नहीं आ रहा है, मतलब विधि के अंतर्गत ही नहीं है। तो जब विधि के अंतर्गत नहीं है तो हमें दंडित नहीं किया जाएगा। और सरकार क्या करेगी कि एक कानून बनाकर हमें दंडित करने के प्रयास करेगी। तो न्यायपालिका के द्वारा क्या है? उसे संरक्षण मिला है, संविधान के द्वारा हमें संरक्षण मिला है कि सरकार जो है अगर विधि के अंतर्गत वो नहीं आ रहा है और उसने किया है तो वो क्राइम नहीं होगा। तो इसके लिए सरकार ऐसा ना कि तुरंत विधि का निर्माण करेगी एक संसद या विधानमंडल और उसे सजा देगी, ऐसा नहीं हो सकता है। संविधान में यही तो क्या है? संरक्षण दिया हुआ है। व्यक्ति को उतना ही दंड दिया जाएगा जितना विधि में हो। कहने का मतलब है हुआ, सपोज मैंने एक क्राइम किया, उस क्राइम का सजा जो है 5 साल है, 5 साल है। पर ये कानून तब बना था ना जब देश आज़ाद गुलाम था। मतलब बहुत सारे आईपीसी जो हमारे संविधान में लिखा गया है, इंडियन पिनल कोड जो है वो क्या है? अंग्रेजों के ज़माने से है, 1860 के तकरीबन है। और आज 1900 आज क्या है? 2022 है। तो अगर उसके अनुसार उस अपराध के लिए आज के डेट में अगर 10 साल सजा होना चाहिए तो ऐसा नहीं है। जितना उसने दंडित किया है, मतलब जितना अब संविधान में लिखा हुआ है उसे 5 साल के जैसे व्यक्ति को उतना ही दंड दिया जाएगा जितना विधि में है। मतलब आईपीसी के अगर अनुसार उसको 5 साल है तो 5 साल ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि उसे 10 साल दिया जाएगा। जैसे सपोज मान लेते हैं कि किसी ने अपराध किया, 1 थप्पड़ के लायक है वो, और प्रशासन ने उसे 5 थप्पड़ जड़ दिया, तो क्या है? विधि के उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि व्यक्ति को उतना ही दंड दिया जाएगा जितना विधि में है। विधि के अनुसार कह रहा है कि इस अपराध के लिए व्यक्ति को 1 थप्पड़ चाहिए, अब प्रशासन ने 5 थप्पड़ जड़ दिया, तो क्या हुआ? ये संविधान के खिलाफ हो गया।
तो इसी से तो हमें संरक्षण दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं 20 का 2 में क्या कहा गया है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जाएगा। अब ऐसे इसको ऐसे समझ लें, अभियोजित मतलब क्या होता है कि ट्रायल चला रहे हैं हम, अभियोजित है वो संदिग्ध है, कानून के नज़र में क्या है वो, उस पर ट्रायल चल रहा है प्रशासन के द्वारा कि अपराधी साबित करने के लिए होता ना ऐसा, तो अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। ऐसा समझते हैं किसी ने एक क्राइम किया, कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने क्राइम किया और क्या होता है कि यूपी में उसने क्राइम किया और एमपी में क्या हुआ कि उस पर एफआईआर दर्ज हो गया और यूपी में उसे क्या हुआ कि जो अपराध किया था इसने, सपोज मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ये है, इसने एक अपराध किया तो यूपी में इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया, ठीक है। एमपी में भी क्या होते रहता है, आप पॉलिटिक्स में आजकल देखते होंगे न्यूज़ में कि उसके खिलाफ यहाँ दर्ज हुआ, एमपी में हुआ, यूपी में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ। तो यूपी में उसने क्या हुआ कि अपराध जो एफआईआर दर्ज हुआ उसने 6 माह का सज़ा काट लिया। तो ऐसा नहीं होगा कि अब एमपी वाले क्या करेगा ना कि एफआईआर को क्या करेगा, अब प्रारंभ करेगा, इसके ऊपर ट्रायल करेगा, उसके बाद दंड देगा, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि एक अपराध उसने किया, 6 माह काट लिया सज़ा। अब ऐसा नहीं कि एमपी वाले फिर उसको सज़ा देंगे, फिर उसको आंध्र प्रदेश वाले प्रशासन जो है सज़ा देगी, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार एक अपराध के लिए उसे सज़ा काट लिया तो काट लिया, उसके बाद जो एमपी में एफआईआर था वो ख़त्म हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में जो एफआईआर था वो ख़त्म हो जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि संविधान हमें संरक्षण देता है कि एक अपराध के लिए एक बार ही अभियोजित आपको बनाया जाएगा और एक बार ही आपको दंड दिया जाएगा। पर एक चीज़ और समझिए, सपोज मानते हैं कि एक व्यक्ति है, फाइनेंस का आदमी है, ठीक है, इसने क्या किया, फाइनेंस का ऑफिसर है, इसने एक घोटाला कर दिया 5 करोड़ का। तो न्यायालय के द्वारा क्या है, ये जो 2 बार अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा, ये हमें न्यायालय से संरक्षण है, किसी मंत्रालय से नहीं। कैसे से देखिए समझिए, फाइनेंस का एक ऑफिसर है, उसने 5 करोड़ का क्या किया, टैक्स चोरी किया, न्यायालय के द्वारा उसे 6 माह सजा और 1 करोड़ का जुर्माना दिया गया, ठीक है। न्यायालय ने सुनाया 6 माह का सजा और 1 करोड़ का जुर्माना, उसके बाद उसने काट लिया। अब फाइनेंस जो है मिनिस्ट्री, उसके द्वारा भी उस व्यक्ति के ऊपर, सपोज मान लेते कोई व्यक्ति ये है तो उसके ऊपर भी क्या है, विभागीय कार्रवाई किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, विभाग के द्वारा कार्रवाई इस पर किया जा सकता है। ये न्यायालय से संरक्षण आपको मिला है, ये आपको विभाग से संरक्षण नहीं मिला है। प्रशासन ऐसा होता है कि कोई ऑफिसर है, जैसे आर्मी में क्या होता है, आप देखें आर्मी में मान लेते किसी ने कोई अपराध किया तो उसके अदालत के द्वारा 6 माह सज़ा दे दिया गया, पर आर्मी का जो डिफेंस जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा भी हो सकता है उसे, या उसके डिपार्टमेंट के द्वारा भी कुछ उसे सज़ा दिया जा सकता है। तो ये जो है आपको न्यायालय से संरक्षण दोहरी सज़ा से दिया गया है, किसी विभाग से नहीं दिया गया, ठीक है। और यह अमेरिका से लिया गया है, दोहरी सज़ा से आपको क्या किया गया है, बचाया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। मतलब आप जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ये है, आप देखें कोई व्यक्ति भी है, ए व्यक्ति को क्या है, प्रशासन पुलिस जो है अरेस्ट कर ली, और बी जो है बहुत प्रभावशाली व्यक्ति कोई है, ठीक है, या पॉलिटिशियन है, लीडर है, उसने क्या किया कि पॉलिटिशियन ने पुलिस पर प्रेशर दिया और पुलिस ने ए व्यक्ति पर प्रेशर दिया और बोला कि तुम खुद बोलो कि मैं क्या है इस अपराध को किया हूँ, जबकि ए व्यक्ति जो है अपराध नहीं किया है। अब क्या होगा कि इसने
इतना पुलिस इसको पीटा, इतना मतलब प्रशासन के द्वारा इसे प्रताड़ना दिया गया, सजा दिया गया कि इसने अंत में अपना स्वीकार कर लिया कि मैंने अपराध किया है। अब क्या हो गया कि चार्जशीट प्रशासन ने क्या करेगा कि एक रिपोर्ट बना लेगी पुलिस कि देखिए सर, और वीडियो क्या किया जाएगा, ऑडियो वीडियो सेट कर लिया जाएगा, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। ऑडियो वीडियो जब रिकॉर्ड हो गया तो कोर्ट में पेश किया जाएगा कि देखिए सर, ए ने स्वयं स्वीकार किया है कि इसने अपराध किया है। पर क्या न्यायालय मानेगा? न्यायालय नहीं मानेगा दोस्तों। न्यायालय कहेगा प्रशासन को कि मैं कैसे मान लूँ कि इसने अपराध किया है। हो सकता है कि तुमने इसे इतना पीटा होगा कि ये स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य हो गया होगा, ये भी तो हो सकता है। तो कोर्ट ने बी व्यक्ति को कहेगा कि तुम साबित करो, और प्रशासन को भी साबित करो कि ये व्यक्ति ने क्राइम किया है। प्रशासन इसके द्वारा दिए गए बयान को, या पुलिस जो एक्सेप्ट की इस बयान को, ये व्यक्ति के द्वारा दिए गए बयान और पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किए गए बयान को कोर्ट में साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है। इसे हमें संरक्षण मिला है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। अब स्वयं के विरुद्ध में और क्या है, आप देखें कि अक्सर होते रहता है ये मामला। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रभावशाली लोगों के द्वारा क्या है, छोटे लोगों पर हमेशा दबाव दिया जाता है और वो अपना स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैंने क्राइम किया है, पर उसने क्राइम नहीं किया था। तो जब जज के सामने पेश किया जाएगा तो सबूत पेश होगा, उस व्यक्ति का गवाह पेश नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। अब आर्टिकल 21 देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है और इसमें क्या है, इसे हम लोग आइए देखते हैं। तो प्राण मतलब जीवन का अधिकार, अपना व्यक्तिगत जीवन का अधिकार, शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में कहता है। क्योंकि दैहिक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसे गोपालनवाद में 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। क्योंकि पॉलिटी को सबसे अच्छा समझने का एक तरीका है, किसी को आर्टिकल नहीं समझ में आ रहा है तो यदि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आइए 21 क्या कहता है, गोपालनवाद से समझते हैं। 1950 में कहा गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का समर्थन करते हुए कहा कि विधि के निर्माण का अधिकार विधायिका का है। न्यायपालिका यह नहीं बता सकती कि विधि अतार्किक है या तार्किक है, बल्कि न्यायपालिका केवल विधि की व्याख्या करेगी और जांच करेगी कि व्यक्ति को विधि के उल्लंघन में दंडित किया गया अथवा नहीं। कहने का मतलब हुआ कि सरकार क्या कानून बना रही है, तार्किक है या अतार्किक है, वो हम जांच नहीं करेंगे, बल्कि क्योंकि ये काम, कानून बनाना किसका काम है, आप सभी जानते हैं कानून बनाती है विधायिका। तो विधायिका जो कानून बनाएगी, न्यायपालिका सिर्फ ये देखे जांच करेगी कि इस व्यक्ति को यदि दंडित दिया गया है या इसका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का क्या किया गया है, कम किया गया है, तो क्या उस विधि के अनुसार कम किया गया है, नहीं, सिर्फ यही जांच करेगी। उल्लंघन में दंडित किया गया मतलब जो कानून बनाए उसके उल्लंघन में जो है ये दंडित जो दिया गया है, क्या इसके उल्लंघन में किया गया है या नहीं, और क्या ये विधि के अनुसार है या नहीं। जो विधि बनाया गया है सिर्फ इसी का जांच करेगी न्यायपालिका। तो आप देखेंगे तो एक संकीर्ण है, ये डेफिनेशन है। समय के अनुसार बहुत सारे जजमेंट क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट पलटते रहता है, अपने जजमेंट का ही पलटते रहता है और कहता है कि नहीं, पहले जो जजमेंट दिया गया था वो गलत था, अब जो जजमेंट दिया जा रहा है वो सही है, पहले की अपेक्षा। हो सकता है कल आने वाले वो भी गलत हो जाए। तो वो अपने जजमेंट को क्या करता है ना, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर चेंज करते रहता है। तो समय के अनुसार उसने ये कहा कि जो विधायिका कानून बना रहा है उसके अनुसार यदि आपको दंडित किया जा रहा है
और यदि उसके अनुसार दंडित नहीं किया जा रहा है तब हम क्या करेंगे कि प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। लेकिन उसके अनुसार यदि दंडित किया जा रहा है, जो विधायिका ने कानून बनाया उसके अनुसार, तो हम उस पर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1950 में। एक संकीर्ण परिभाषा आप देख सकते हैं, तो ये है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में आप देख सकते हैं तो प्रताड़ना का अभाव ही जीवन का अधिकार है। प्रताड़ना मतलब शोषण, कोई हमें शोषण न करे, यही तो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यदि कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है मानसिक और शारीरिक, तो क्या वो स्वतंत्रता हुआ? दैहिक स्वतंत्रता है? नहीं है। तो आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ प्रताड़ना का भाव होना चाहिए, वही जीवन का अधिकार है। ठीक है, इसको सबसे अच्छा समझ सकते हैं मेनका गांधी। आप जानते हैं मेनका गांधी एक पार्लियामेंट एमपी हैं। 1978 में क्या हुआ था, आप जानते हैं कि 1977 में जब इंदिरा गांधी ने क्या किया, वो इंदिरा गांधी ने जो क्या की थी, उन्होंने इमरजेंसी देश में लगा दी थी। और उस इमरजेंसी में मेनका गांधी के पति थे वरुण गांधी। ठीक है, सॉरी, वरुण गांधी नहीं, संजय गांधी, माफ कीजिएगा, संजय गांधी उनका नाम था। उन्होंने क्या किया कि इस इमरजेंसी में बहुत ही उन्होंने एक मतलब अपने हाथ में पावर ले लिया था उन्होंने, संजय गांधी ने। तो जब उनकी सरकार गिर गई, जनता पार्टी की सरकार आई, तो उन पे बहुत सारे क्या किया गया है ना कि कानूनी प्रक्रिया और मानसिक शारीरिक रूप से उनको प्रताड़ित किया गया। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन डाला, याचिका डाला, क्योंकि उनको जाना था विदेश और सरकार उन्हें विदेश जाने नहीं दे रही थी। तो सरकार ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में इसको एक नए सिरे से, एक नए तरीके से परिभाषित करेगी। ठीक है, क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या, आप समझ रहे हो कि हाँ जीवित है, बस स्वतंत्रता है, जीवित रहना चाहिए किसी प्रकार, पर ऐसा तो है नहीं। तो उसने एक नए तरीके से परिभाषित किया कि जीवन के अधिकार का अभिप्राय शारीरिक प्रताड़ना से अभाव मात्र नहीं, बल्कि यह गरिमामय जीवन का अधिकार है। गरिमामय जीवन, यहाँ पे देखें आप, गरिमामय, सॉरी, ये क्या, गरिमामय जीवन होना चाहिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है, आप किसी भी प्रकार हैं, बस जीवित होना चाहिए, क्या यही है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता? 1950 गोपालन वाद से तो यही समझ में आता है, पर मेनका गांधी जो वाद हुआ 1978, इसने पूरे क्या किया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का पूरे एकदम नए तरीके से परिभाषित किया गया। गरिमामय जीवन होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि हम विदेश में जाएंगे तभी मेरा जीवन गरिमामय होगा, तो आप विदेश में जा सकते हैं। आर्टिकल 21 ही आपको विदेश में जाने की स्वतंत्रता देता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यदि हम अमेरिका या किसी और यूरोपियन कंट्री या अफ्रीकन कंट्री या कोई भी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके आगे यदि हम नहीं घूमते हैं तो हमारा जीवन क्या है, गरिमामय नहीं होगा। तो आपको विदेश जाने का अधिकार यहीं से मिलता है, आप जा सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा दिया है कि जीवन का अधिकार विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रताओं के अधिकार के बिना आंशिक एवं अधूरा है। विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, विदेश जैसे घूमने की स्वतंत्रता है, तो क्या हुआ, भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है, स्वतंत्रता है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ये एक आंशिक एवं अधूरा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि निजता का अधिकार सबसे बड़ा एक मुद्दा आज बन रहा है। आधार कार्ड में हो या किसी और में हो, प्राइवेसी जिसको कहते हैं,
तो अगर प्राइवेसी नहीं है तो आंशिक एवं अधूरा है आपका जीवन का क्या है कि निजता का कोई हनन कर रहा है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का खिलाफ है। ठीक है दोस्तों, सूचना का अधिकार भी देख सकते हैं कि आप ये है। आपको यदि ऐसा लगता है कि यदि हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है सरकार के द्वारा तो मेरा जीवन गरिमामय नहीं होगा, तो क्या हो गया, आंशिक हो गया ना। तो आपका जो आर्टिकल 21 के अनुसार आपको ये भी मिलता है सूचना का अधिकार। आप देखते हैं कि आज के डेट में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सार्वजनिक रूप से क्या होता था कि फांसी अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता था, लेकिन आज ऐसा होता है? कभी रोड पर देखें किसी को फांसी, अफजल गुरु या फिर बहुत सारे आतंकवादी जो हुए, अजमल कसाब, उनको जेल के अंदर फांसी दिया जाता है, और वो भी आप टीवी पर नहीं देख सकते हैं। कभी देखे होंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो निजता के खिलाफ है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। वो आप सार्वजनिक रूप से फांसी नहीं दे सकते। आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यौन शोषण जो है जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि जीवन कैसा होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि यौन शोषण जो है आज क्या हो रहा है, ऑफिस में या फिर बड़े बड़े जगह ये प्रॉब्लम होता है, मल्टीनेशनल कंपनी में होता है। तो क्या है, यौन शोषण किसी का भी होना जीवन के गरिमामय को ठेस पहुंचाता है, जीवन के गरिमामय को ठेस पहुंचाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय दिया गया है कि यौन शोषण जीवन के अधिकार का क्या है, एक उल्लंघन है। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। जिस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, जिस महिला के साथ ऐसा हो रहा है, उसका जीवन गरिमामय नहीं हो रहा है, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कह रहा है कि आपका जीवन गरिमामय होना चाहिए। तो ठीक है, तो इससे क्या किया गया है, अपराध घोषित किया गया है, दंड, आपको दंड भी दिया जा सकता है। मनहानि का केस आजकल बहुत सुनते होंगे। जीवन के अधिकार में सम्मान का अधिकार भी है। जीवन जो आप जी रहे हैं उसमें सम्मान होना चाहिए, गरिमामय जीवन होना चाहिए, तभी हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है, एक सही साबित होगा। आजकल कोई किसी पर टिप्पणी कर देता है तो आप सुने होंगे कि मनहानि का केस उन पर क्या किया गया, उन पर FIR दर्ज किया गया। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी पर बेवजह टिप्पणी करते रहता है तो उसको लगता है कि मेरा जीवन गरिमामय नहीं हो रहा है, मेरे जीवन को ठेस पहुंच रहा है, तो वो केस कर सकता है। क्योंकि गरिमामय जीवन उसको लगता है कि कम हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, केस कर सकता है। जीवन के अधिकार में शामिल नहीं है, क्या नहीं शामिल है, मृत्यु के अधिकार, सुसाइड जिसको कहते हैं, वो आपके पास अधिकार नहीं है। जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, सिर्फ जीने का अधिकार शामिल है, वो भी गरिमापूर्ण होना चाहिए जीवन। ठीक है, सम्मानजनक होना चाहिए। देखिए, महिलाओं को शोषण, यौन शोषण है, ये क्या है, गरिमामय को ठेस पहुंचाता है। तो क्या है, ये गलत है, गलत है ना। मृत्यु के अधिकार नहीं है। IPC के जो सेक्शन है 309, उसमें क्या कहा गया है कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, इसीलिए सुसाइड क्या है, एक क्राइम है। आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति किसी को अगर सुसाइड के लिए उकसा रहा है तो वो भी एक क्राइम है, क्योंकि उसको जीवन का अधिकार दिया गया है और आप उसे मरने के लिए करें तो उकसाइएगा तो 306 IPC के धारा के अनुसार आपके ऊपर FIR दर्ज कर लिया जाएगा, क्योंकि जीवन के अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। अब एक चीज़ देखते हैं कि धार्मिक प्रथा भी कभी कभी क्या होते हैं ना, कॉन्ट्रडिक्ट हो जाते हैं, संविधान से मेल नहीं खा पाते हैं। तो जैन धर्म में एक संथारा प्रथा है, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है, तब पर भी हम मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री में, तो मैं आपको बताऊंगा इसको। संथारा प्रथा क्या है ना,
कि वो भूखे रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, और इसके द्वारा वो प्राण त्याग दे रहे हैं। तो प्राण त्याग दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सुसाइड कर रहे हैं, एक प्रकार से अपने प्राणों को क्या कर रहे हैं? त्याग रहे हैं। और कहा गया है जीवन के अधिकार में आपका मृत्यु के अधिकार नहीं है, आप ऐसा कर रहे हैं। तो संथारा प्रथा क्या किया गया है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलीगल घोषित है। ये प्रथा सही नहीं है। जैसे सपोज मान लेते हैं कि आप एक और एग्जांपल लीजिए, हिंदू धर्म में क्या है? जाति प्रथा है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बैन है, कानून के नज़र में तो बैन है ना। अब देखें मुस्लिम धर्म, 3 तलाक क्या है? बैन है, बैन कर दिया गया। तो जो भी अगर धार्मिक प्रथा अगर संविधान से मेल नहीं खाते हैं तो उसको भी क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 22। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आर्टिकल 20 कंप्लीट कर चुके थे। अब आर्टिकल 21 देखते हैं। 21 में क्या कहा गया? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 86 अमेंडमेंट 2002 में इसे हमें फंडामेंटल राइट का क्या किया गया? अधिकार दिया गया। उससे पहले क्या था ये? उससे पहले ये डीपीएसपी में था। मैं जब फंडामेंटल पढ़ा दूंगा पूरा तो उसके बाद डीपीएसपी पढ़ाऊंगा। तो डीपीएसपी क्या होता है? वाद योग्य, मतलब न्यायपालिका में आप इसको लेकर चुनौती नहीं दे सकते हैं कि देखिए संविधान में ये लिखा हुआ है, इसे जो है सरकार लागू करें। क्या है? ये सरकार के पास मौजूदा संसाधन के आधार पर इसे सरकार निर्णय करेगी कि हम लागू करेंगे या नहीं लागू करेंगे। न्यायपालिका में इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता है। परंतु केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया? इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क, मतलब मस्ट है और फ्री भी है, क्या किया गया? एजुकेशन दिया गया है। ठीक है, एजुकेशन दिया गया है। तो क्या 14 सालों तक दिया जाएगा? उसके बाद नहीं, उसके बाद दोस्तों नहीं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा जो है, जैसे आज पढ़ते हैं IIM में पढ़ते हैं, या उच्च शिक्षा मतलब IIT में जैसे है, मेडिकल में है, तो क्या उसमें फ्री है? नहीं, फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह सरकार पास मौजूदा संसाधन पर निर्भर करेगा। सरकार के पास मतलब इतना संसाधन है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एवं अनिवार्य शिक्षा दे सकती है, पर उच्च शिक्षा देने के लिए भी सरकार के पास उतने संसाधन नहीं है। इसीलिए हम इसे उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा जो होते हैं उसके लिए मस्ट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि आर्टिकल 21 समझ में आ गया होगा। इसमें से यही 2 पूछा जाता है कि ये 86 अमेंडमेंट 2002 में क्या किया गया? इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और अब चलिए देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी एवं गिरफ्तारी जो अरेस्ट कर लेता है ना प्रशासन मनमाने तरीके से, उसे क्या किया गया? संरक्षण दिया गया। क्यों दिया गया है? देखिए हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर थे ना, स्वतंत्रता सेनानी, जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेज क्या करते थे ना, बिना मतलब के किसी को अरेस्ट कर लेते थे। तो आप जब उस चीज़ को झेल लेंगे तो आप समझेंगे कि भविष्य में ऐसा न हो। इसीलिए हमारे जितने भी संविधान निर्माता थे उन्होंने इस बात को समझा और इसे बहुत ही एक कहा जाए तो विस्तार रूप से हमारे संविधान में इसका वर्णन है। आर्टिकल 22 इसी में कहा गया है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। देखिए गिरफ्तारी या हिरासत में 2 चीज़ आते हैं। आर्टिकल 22 में 2 पॉइंट्स हैं, एक है दंड विषयक, एक है निवारक। दंड विषयक में क्या होता है? देखिए दंड विषयक में होता है और एक है निवारक। निवारक मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसको कहते हैं, जिसने अपराध स्वीकार कर लिया और अदालत से दोषी ठहराया जा चुका है तो दंड विषय के द्वारा हिरासत में लिया जाता है। ठीक है, निवारक क्या है? शक के आधार पर गिरफ्तार। यहाँ क्या था? यहाँ आप देखें तो हेलो दोस्तों,
चलिए अब हम लोग आर्टिकल 22 देखते हैं। आर्टिकल 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ये हमें आर्टिकल जो है ना, प्रशासन या सरकार हमें मनमाने तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकती, इससे हमें संरक्षण मिलता है आर्टिकल 22 से। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं। हिरासत में 2 आता है, गिरफ्तारी अरेस्ट में जो होता है वो 2 इसमें पॉइंट आते हैं। एक दंड विषयक होता है, एक निवारक होता है। दंड विषयक मतलब होता है कि आपने जुर्म स्वीकार कर लिया है और अदालत के द्वारा आपको जुर्म मतलब मुजरिम पाया गया, आप एक क्या है, क्राइम आपने किया है, अदालत ने आपको दोषी ठहराया है, तो वो दंड विषय के अंतर्गत आता है। लेकिन निवारक में क्या होता है? शक के आधार पर गिरफ्तारी, मतलब यहाँ तो आपने अपराध किया है तो आपको गिरफ्तार किया गया है, पर यहाँ क्या है, आपने अपराध किया ही नहीं लेकिन शक के आधार पर आपको अरेस्ट कर लिया गया। अपराध भविष्य में न हो, कहा गया कि भविष्य में अपराध न हो इसीलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये एक आप देखें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक डेमोक्रेसी के लिए खराब ही है, क्योंकि कोई अपराध किया ही नहीं है और उसको आप अरेस्ट कर लेते हैं, पर फिर भी देश के एकता और यूनिटी अखंडता के लिए कभी कभी आवश्यक होता है। इसे कैसे, आगे हम देखेंगे। मनमानी हिरासत में लेने के विरुद्ध अधिकार क्या है? देखिए क्या होता है ना, मनमानी हिरासत में लेने के विरुद्ध आपके पास कुछ अधिकार हैं। जैसे सरकार या प्रशासन क्या करे, आपको अरेस्ट कर लेता है, प्रशासन अरेस्ट कर ली तो आपके पास कुछ अधिकार होते हैं, संविधान के द्वारा दिया गया। ये क्यों लाया गया, आप इसे देखें क्यों लाया गया। क्योंकि जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने इसका महसूस किया, क्योंकि ब्रिटिश जितने भी अंग्रेज व्यक्ति थे वो मनमाने तरीके से क्या करते थे ना, भारतीयों को अरेस्ट कर लेते थे और उन्हें न वकील को मतलब वकील से आपको परमिशन नहीं, आप उनसे राय नहीं ले सकते हैं, बहुत प्रताड़ित करते थे। इसके लिए हमारे देश के जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने इसका क्या है, इम्पोर्टेंस को समझा और भविष्य में ऐसा ना हो, स्वतंत्र भारत में नहीं हो ऐसा, इसके लिए उन्होंने प्रावधान किया। क्योंकि गुलाम भारत में तो हो सकता है लेकिन स्वतंत्र भारत में ना हो, इसके लिए प्रावधान उन्होंने किया। उन्होंने कहा गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताया जाएगा। मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि आपको गिरफ्तार किया गया है तो आपको कारण बताया जाएगा कि किस जुर्म में आपको गिरफ्तार किया गया है। आपको यदि प्रशासन के द्वारा अरेस्ट किया गया है तो आपको बताया जाएगा कि आपने कौन सा क्राइम किया और किस धारा के अनुसार, किस संवैधानिक अनुसार जो है, संविधान के अनुसार आपको अरेस्ट किया गया। मतलब ये डिटेल आपको बताया जाएगा। मनपसंद वकील से राय ले सकते हैं। आपको जो भी मतलब परामर्श लेना है संवैधानिक कानूनी, तो आप अपना वकील क्या कर सकते हैं, वकील से अपना राय ले सकते हैं। हिरासत में व्यक्ति को 24 घंटा के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके अनुमति के बाद ही देखा जाएगा कि इस व्यक्ति को 24 घंटा के बाद हिरासत में रखा जाए या नहीं रखा जाए। होता क्या ना था दोस्तों कि जब भारत गुलाम था ना तो गिरफ्तार कर लिया और महीनों तक गिरफ्तार ही रह गया और उसे कठोर यातना देते थे। तो हमारे देश के जितने भी संविधान सभा के लोग थे उन्होंने समझा कि स्वतंत्र भारत में ऐसा ना हो, किसी को यातना सहना पड़े पुलिस के द्वारा, इसलिए उन्होंने कहा कि 24 घंटा के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और देखा जाएगा कि इसे हिरासत में रखा जाए या नहीं। मतलब यदि संविधान के द्वारा यदि हिरासत में लिया गया होगा तो बात सही है, अगर नहीं लिया गया तो उसे तुरंत रिहा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 24 घंटे के भीतर में इसमें यात्रा के समय जो है शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि हो सकता है, सपोज मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यूपी में है, क्राइम किया और उसे तमिलनाडु से पकड़ा गया, तो क्या 24 घंटा में आ जाएगा? नहीं आ पाएगा ना, इसीलिए इसमें यात्रा के समय शामिल नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप यहाँ तक समझ चुका हूँ। निवारक नज़रबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन, यही मैंने बताया था कि आपने अपराध किया नहीं है
पर शक के आधार पर क्या किया गया, सरकार के द्वारा नज़रबंद कर दिया गया। अपराध करने से पूर्व शक के आधार पर हिरासत में लिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में। 24 घंटा के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाएगा। ये जितने सुविधा ये मिलते हैं दंड विषयक में, उतने निवारक में नहीं मिलते हैं। इसमें क्या हुआ, आपको दंड किए या नहीं, शक के आधार पर अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, 24 घंटा के भीतर इसमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। इसमें 24 घंटा के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो आप देखें कि अगर निवारक नज़रबंदी है तो संविधान में तो कुछ आधार होगा ना, आखिर क्यों इसको अरेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे कारण होता है। कारण है ना दोस्तों कि कोई कोई व्यक्ति क्या होते हैं ना, बहुत ही मतलब सोसाइटी में उपद्रव या अराजकता फैला देते हैं समाज में। तो ऐसा ना हो इसके लिए सरकार क्या कहते हैं, पहले से इन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। तो संविधान में निवारक नज़रबंदी का आधार क्या है, आधार ये कि ये समवर्ती सूची का है। आपको मैं पढ़ाऊंगा कि एक केंद्र सूची होता है, एक राज्य सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है। तो समवर्ती सूची में जिसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार भी इसमें कानून बनाती है और राज्य सरकारें भी कानून बनाती है। केंद्र सरकार को इस पर राष्ट्र की एकता, अखंडता, विदेश और रक्षा से रिलेटेड जितने भी मुद्दे रहते हैं उस पर कानून बनाती है। यदि देश की रक्षा से रिलेटेड हो और आपने क्या किया, आपके ऊपर सरकार को शक है तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, विदेश की नीति के लिए, या विदेश से संबंध खराब ना हो जाए। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं ना जो समाज में या देश को खिलाफ करते हैं, दूसरे देशों, अगर भारत में आप रह रहे हैं, सपोज मान लेते हैं आप भारत में रह रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं आप, तो क्या हो रहा है, अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं तो विदेश नीति क्या होगा, खराब हो जाएगा ना। तो प्रशासन आपको अरेस्ट कर लेगी। देश के अखंडता के लिए या एकता के लिए क्या है, चुनौती है। राज्य सरकार इस पर कानून बनाती है लोक व्यवस्था को लेकर। जैसे समाज में क्या है ना कि लोक व्यवस्था बना रहे। कभी कभी देखते होंगे कि कोई पर्व त्यौहार आता है, कुछ मोहल्ले या कुछ व्यक्ति को क्या करते हैं ना, प्रशासन पहले से ही उन पर नज़र बनाए रखती है। क्यों, वो समाज में कहीं दंगा फसाद न कर दे, तो उनको क्या करता है, प्रशासन के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। तो लोक व्यवस्था बना रहे, इसके लिए निवारक नज़रबंदी के आधार पर आपको क्या किया जाता है, क्राइम करने से पूर्व ही आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये राज्य सरकार करती है। और देश की एकता, अखंडता या विदेश या रक्षा के लिए रिलेटेड हो तो वो केंद्र सरकार ये काम करती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। आइए दोस्तों कुछ देखते हैं नज़रबंदी में क्या है। निवारक प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी कुछ अधिकार होते हैं व्यक्ति के पास। व्यक्ति के पास अधिकार ये है, संविधान में भी कुछ उल्लेखित इसके बारे में है। अधिकतम 3 माह के लिए नज़रबंद किया जा सकता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को आप नज़रबंद किए हैं तो उस व्यक्ति को मैक्सिमम 3 माह ही क्या कर सकते हैं, नज़रबंद कर सकते हैं। यदि 3 माह के बाद और समय तक उसे बढ़ाना है, मतलब समय सीमा और बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अध्यक्षता में आपको एक कमेटी बनाना पड़ेगा और कमेटी तय करेगी कि क्या और बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। कमेटी के निर्णय के आधार पर ही क्या किया जाएगा, नज़रबंदी के समय सीमा को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और जिस व्यक्ति को आप नज़रबंद किए हैं उस व्यक्ति को नज़रबंदी का कारण बताइए, ताकि उस आधार पर क्या है, अपना वकील से परामर्श, मतलब वकील से भी परामर्श ले सकता है। उसके पास अधिकार है कारण जानने का, किस आधार पर आपने मुझे नज़रबंदी किया है, और उसे वकील से परामर्श लेने का भी अधिकार है। ठीक है दोस्तों, फिर हमारे देश में कुछ नज़रबंदी के प्रकार हैं, जैसे मीसा,
टाडा, पोटा एंड कॉफ़ी पोशा। ये क्या है? विभिन्न प्रकार के नज़रबंदी के प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि स्वतंत्रता का अधिकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दें, मैं उसे कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।